नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की एक खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे युवा चेहरा जो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को एड्रेस कर रहा है अलग अलग मुद्दों पर, वो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ न्यूज नेशन के स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आए हैं। आकाश आनंद जी हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वोट प्रतिशत के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज नेशन। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आप रैलियां कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को एड्रेस कर रहे हैं, मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चर्चा है। बहुत ज़्यादा फीडबैक सोशल मीडिया पर खासकर सामने आ रहे हैं। आपको भी फीडबैक्स मिल रहे होंगे, युवाओं में खासकर किस तरीके का रेस्पॉन्स? जी, जैसे हम मीटिंगों में, रैलियों में जाते हैं तो मीटिंग के बाद मीटिंग जैसे ले रहे हैं तो पहले 25% यूथ मिलता है। अब हम देखते हैं कि 70% यूथ मीटिंगों में अटेंड कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है। लोगों को लग रहा है कि दोबारा से जो यूथ का कंपोनेंट है पार्टी में, जो पार्टिसिपेशन है, वो आई थिंक पिछले कुछ सालों से कम रहा है। बट जब से बहन जी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर के बाद पूरे कंट्री के साथ साथ अब यूपी में भी जो पार्टिसिपेशन या कैंपेनिंग करने का मौका दिया है बहन जी ने, उसके बाद से यूथ बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है। तो उनके लिए उनसे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा है। दे आर वेरी एक्साइटेड। हमारे देश में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं वो हराने और जिताने की काबिलियत रखते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर लगभग, क्योंकि युवाओं का देश है। लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि देश तो युवाओं की आबादी का है, लेकिन जो लीडरशिप है उसमें युवाओं की हिस्सेदारी बहुत कम नज़र आती है। आपको लगता है आप उस वैक्यूम को भरते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, यूथ के नाम पे आई थिंक वेरी लिटिल, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनको अपॉर्चुनिटी मिल पाता है। इट्स नॉट कि यहाँ पे यूथ में लोग नहीं हैं हु आर केपेबल, जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे यंग लीडर्स जिनसे मेरी मुलाकात होती है, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हों, बट व्हाट दे लैक, जो कमी रह जाती है, जो इंडिया में प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता लोगों को। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट विल बी एबल टू एड्रेस। हम आने वाले समय में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एड्रेस करेंगे कि यूथ को पार्टिसिपेट करने को मिलेगा काफ़ी हद तक नेशनल पॉलिटिक्स में बीएसपी के थ्रू। मैं इस वक्त एक ऐसे युवा नेता से बात कर रहा हूँ जिनकी छवि मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया में एंग्री यंग मैन की बनी हुई है। जिस तरीके से आप रैलियों में एक के बाद एक हमला कर रहे हैं, वो एग्रेशन नज़र आ रहा है। ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग, जो शानदार पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, इसका क्रेडिट किसे देंगे? एंग्री यंग मैन तो आई थिंक गलत होगा बोलना। देखिए, हमारे यहाँ जैसे आप मान्यवर साहब के अगर स्पीचेस सुने तो वो बहुत कामली और पोलाइटली अपने मुद्दों को, अपने पॉइंट्स को रखते थे लोगों के बीच में और समझाने का काम करते थे। हम भी बहुत लंबे समय तक वही करते आए हैं। मेरा ये कोई पहली बार नहीं है किसी पब्लिक मीटिंग में या पब्लिक रैली एड्रेस करना। आई थिंक अब 4 साल हो गए, 4 से 5 साल हो गए मीटिंग एड्रेस करते हुए। बट बहुत सारी चीज़ों को हमने कंसर्न को रेज़ किया है, लोगों के बीच में रखा है। बट आई थिंक ये 2024 में जो मुद्दे इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही है, स्पेशली जो यूथ को लेके, अगर आप रोज़गार की बात करें, अगर आप एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो ये 2-3 कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने सीरियसली होके कुछ इस पे एड्रेसल नहीं दिया है। आई थिंक वो जो एंगर आता है या कभी कभी बातों में वो गुस्सा निकल जाता है स्पीचेस में या मंच से, आई थिंक वो बस उन लोगों का ही नाराज़गी है जो मेरे थ्रू निकल के आ रही है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप कह रहे हैं कि आप आम लोगों का जो गुस्सा है, आम लोगों की जो नाराज़गी है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अपने स्पीचेस में? बिल्कुल। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से कोई नाराज़गी नहीं, मैं किसी को कभी कोई कमेंट नहीं करता, किसी पे भी कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया आज तक और आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने हमेशा से हमें ये सिखाया है कि आप किसी की नीतियों से डिसएग्री कर सकते हो। आप उनकी नीतियों, उनकी पॉलिसी से आप अलाइन नहीं होते तो आप उनकी पॉलिसी पे कमेंट करो, आप उनकी पॉलिसीज़, उनके डिसीजंस पे डिस्कस करो, रादर देन कि किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करो। वो गलत होता है जी। तब जबकि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें सैम पेत्रोदा के बयान की चर्चा हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, संपत्ति छीन ली जाएगी, मंगलसूत्र छीनने का डर दिखाया जा रहा है,
तब आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, आप आर्थिक असमानता की बात कर रहे हैं। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के मुद्दे भी यही हैं, चुनावी मुद्दे भी यही हैं? देखिए, बीएसपी ने कभी भी, जैसे आप जानते हैं, मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हम कभी भी मैनिफेस्टो नहीं जारी करते। बहन जी ने हमेशा अपने हमसे, सब हमारे जितने भी कैंपेनर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे हमेशा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी कि जो हमने 4 बार अपनी गवर्नमेंट बनाई है उसमें जो भी काम किया है, आप उन्हीं को बेस बना के लोगों के बीच में जाइए और बताइए कि हमने ये काम किए हैं, और अगर आप जनता में दोबारा मौका देगी तो हम इसी को बड़े स्तर पे और काम खींचेंगे। तो हम कोई मैनिफेस्टो नहीं जारी करते, हम उन्हीं को बार बार रिसाइट करते हैं कि जैसे हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू ग्रेटर नोएडा से आगरा को एक नेशनल हाईवे के लेवल पे एक हाईवे देने का काम किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो हमारे पास कोई ऐसे, वी ओनली टॉक अबाउट डेवलपमेंट। हमारे यहाँ हमेशा डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, वेलफेयर, इन सब के डिस्कशंस होते हैं। घर में भी हमारा पर्सनल यही डिस्कशन रहता है। लेकिन ये जो पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स इस वक्त चल रहा है, खासकर फर्स्ट फेज के बाद, आप भी, आपके जहन में भी सारी बातें आती होंगी, आप खुद कैसे कंसीडर करते हैं? क्या लोकसभा का चुनाव इसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के आसपास लड़ा जाना चाहिए? ये बहुत गलत है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। आई थिंक ऑपोजिशन के पास अब दोनों तरफ ही कोई मुद्दा नहीं बचा है या कोई जस्टिफिकेशन नहीं बची है कि अपने यूथ या अपने लोगों के बीच में जाकर वो उस काम को डिस्क्लोज़ कर सके या बता सके कि हमने ये काम किया पिछले 10 साल में। ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं कि अभी आजकल वो हिंदू मुसलमान के, आई थिंक इस लेवल पे आगे कि हिंदू मुसलमान करना पड़ रहा है। बट हमारी, आई थिंक, जनता और हमारा स्पेशली द यंग वोटर्स, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो बहुत अच्छे से देख रहा है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे कमेंट पास करेंगे पब्लिक रैलीज़ में जिससे एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, तो आई थिंक उन्हें भी समझ आ रहा है कि ये फैंसी वीडियोस जो पब्लिश करते हैं, ये जो यूथ को इंगेज करने के लिए जो पब्लिसिटी स्टंट्स करते हैं, इट्स जस्ट अ शो, मतलब दिखावा है। ठीक है, असल में मुद्दों पे एड्रेस नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी बात कर रही है कि देखिए साहब, इस देश में हिंदुओं पर खतरा हो सकता है। वो दावा कर रही है कि हमने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है जो 500 साल से नहीं बन पाया था। वो अपने पिछले 10 साल के विकास के दावे भी कर रही है और वो बता रही है कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, 10 साल से सत्ता में है, वो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, पहले तो जो मुद्दे वो उठा रही है, आई थिंक उसको ही एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग विद ये जो बोलते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया। मैं इसे हर अपनी पब्लिक रैली में डिस्कस करता हूँ कि आपको अगर 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो मतलब आपने 80 करोड़ जनता को तो बिल्कुल ही इनकेपेबल बना दिया है, भिखारी बना दिया कि वो अपने आप से अपना राशन, घर का खाना पीना नहीं कर सकते। रही बात दूसरी कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, आई डोंट सी कि कोई ऐसा काम किया है उन्होंने जिस पे वो दावा ठोक के बोल सके कि हाँ, हमने ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम किया हो। चाहे वो नेशनल हाईवेज़ की बात करें, अगर उनके पास कुछ हो तो वो नेशनल हाईवे को एक बारी को मुद्दा बना सकते हैं, बट उस पर भी एक एड्रेसल आता है कि अगर आपने पब्लिक के पैसे से नेशनल हाईवेज़ क्रिएट करे तो उस पर इतना सारा टोल क्यों लगता है? टोल कलेक्शन आज की डेट में 56,000 प्लस करोड़ पहुंच चुका है जी। वो जनता क्यों उस टोल का टैक्स जमा करती है जब उसी के पैसे से ये लोग वो नेशनल हाईवेज़ क्रिएट करते हैं? सो आई थिंक इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न इवन ऑन द प्लेसेस, मतलब वो भी कंसर्न बनता है जहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट किया है, उस पर भी कंसर्न और सवाल उठते हैं। रही बात इनकी राम मंदिर की और आई थिंक एक दो और चीज़ें आपने बताई, ठीक है, राम मंदिर मोटे तौर पर हिंदुओं को खतरा हो सकता है अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो। किस बात का खतरा है हिंदुओं को? आज हिंदुओं की पॉपुलेशन, हिंदू इज़ द मेजॉरिटी रिलीजन इन द कंट्री, मतलब हिंदू मेजॉरिटी में बैठा है, किस चीज़ से खतरा है उसे? बिल्कुल खतरा नहीं है। आई थिंक जो बीजेपी की सरकार है उसके पास कुछ मुद्दे नहीं बचे, क्यों वो डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करती? क्यों वो एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करती? वो डिजिटल इंडिया की बात करती है, वो स्किल इंडिया की बात करती है। स्किल इंडिया की खुद की रिपोर्ट है, 2021 का रिपोर्ट है स्किल इंडिया का, जिसमें वो खुद बता रहा है कि जो 50% ग्रेजुएट्स निकल भी रहे हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं। वाई? बिकॉज एजुकेशन, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो ये कंट्री में मिल रहा है हमारे बच्चों को, लाखों की फीस जमा करने के बाद भी वो
स्किल सेट इतना बिल्कुल भी पॉलिश नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर भी उनको एम्प्लॉय कर पाए। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, जी। उत्तर प्रदेश से ही चुनावी लड़ाई अपनी लड़ती हैं। जी। उनका बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 5 किलो राशन आगे भी चाहिए तो मोदी को वोट देना होगा। तो मतलब वो सीधा सीधा बोल रही हैं कि आगे भी तुम्हें भिखारी बना के रखेंगे। और कोई भी सही वोटर, सही माइंडसेट में, सही अगर सोच समझ के देखे तो वो तो कभी भी इनको वोट नहीं दे। ये तो अब इतना नीचे गिर चुके हैं कि इन्हें अब ऐसे वोट मांगना पड़ रहा है कि मुफ्त में राशन चाहिए तो हमसे वोट लो। ये तो बहुत गलत बात है। क्यों वो नहीं बोल रही कि अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए, भाई मुफ्त में राशन ही क्यों, मुफ्त में तुम शिक्षा भी तो दे सकते हो। क्यों मुफ्त में तुम हॉस्पिटल वाले स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं क्रिएट करते? क्यों आज भी लोगों को प्राइवेट सेक्टर में ही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही जाके इलाज कराना पड़ रहा है? कर्जे में जाने के बाद आपको क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाना? बाय द वे, आप तो एक सैलरीड एम्प्लॉइज हैं जी। मैं आपसे पूछता हूं कि आप भी 20, 25 या 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं? बिल्कुल। राइट। आपने लास्ट टाइम अपना इलाज किधर कराया था? प्राइवेट हॉस्पिटल में। 30% टैक्स आप किसके लिए देते हो? सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देते हो ना। अगर आपको अपना पूरा टैक्स जमा करने के बाद भी प्राइवेट सेक्टर में अपना इलाज कराना पड़ रहा है तो इमेजिन जो लोग एकदम गरीब हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, लेकिन बीजेपी की और एनडीए की उसमें एक दलील ये रहती है कि देखिए साहब, 75 साल में हम तो 10-15 साल ही हमने राज किया है, 40, 45, 50 साल तो कांग्रेस का राज रहा है। हम तो पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बेड़ा गर्क हुआ है देश का वो दरअसल में कांग्रेस ने किया है। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी एक हिस्ट्री रही है जिसपे हम अलग से डिबेट कर सकते हैं, बट ये तो अपने हाथ से अपनी जिम्मेदारियों से आप पलड़ा झाड़ने की बात कर रहे हो कि हमने तो 10 साल में जो भी करने की कोशिश करी, वो तो कोशिश करिए सुधारने की। अरे नहीं, आपको सुधारने की कोशिश के लिए नहीं, आपको डिलीवरी के लिए सरकार में बिठाया था जनता ने। ठीक है, इसी से जुड़ा अगला सवाल वो ये कि 2024 की जो लड़ाई है वो आमने सामने की नजर आ रही है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आइडियोलॉजिकली तो कोई समानता है नहीं, उन सबका मकसद ये है कि बीजेपी को किसी तरीके से हराया जाए। कुछ लोग मौका परस्ती बता रहे हैं उस अलायंस को, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी थ्रेट है। सवाल ये है कि बीएसपी ने क्यों नहीं चुना इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना? देखिए, जो लोग या इंडिया अलायंस का अगर मुद्दा, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बीजेपी को हराना है, तो आई थिंक वो पहला स्टार्ट ही गलत ऑब्जेक्टिव के साथ है। इसलिए बीएसपी कभी भी इन दोनों के साथ कभी अलाइन नहीं हो पाई। अगर आपका ऑब्जेक्टिव किसी को हराना है तो आप पहले ही गलत हो। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि आप अपनी जनता की सेवा किस मुद्दों पे, किन एरियाज़ में कर सकते हो। क्या आप एजुकेशन की बात कर रहे हो? क्या आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो? क्या आप सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो? क्या आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? इन ब्रॉडली 4 मुद्दों पे इनके पास कुछ नहीं है। जो बीजेपी कर रही है उसी को ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस पोर्ट्रे कर रहा है कि हम 1 लाख रुपया साल का वो देंगे, आई थिंक सेफ्टी के वेलफेयर में देंगे। हाँ। अरे क्यों देंगे 1 लाख रुपए वेलफेयर में? आप लोग क्या सड़क नहीं बनवा सकते? आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते? आप पुलिस स्टेशंस को ठीक नहीं कर सकते? क्या आप बैकलॉग की नौकरियां नहीं भर सकते? क्यों ये सब नहीं काम हो सकता? आप जॉब कितनी करोगे, क्रिएट करोगे, ये क्यों नहीं बात करते? सो वी डोंट बिलीव इन आइदर ऑफ दीज। ये लोगों का एजेंडा और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आई थिंक बिल्कुल डिसअलाइंड है टू व्हाट इंडिया पब्लिक नीड्स। आज इंडिया का यंग वोटर को क्या चाहिए या इंडिया के वोटर को क्या जरूरत है, उन पे दोनों अलायंसेस का कोई ध्यान नहीं है। वो एक दूसरे को हराने के लिए। आकाश आनंद कह रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं, उनकी पार्टी जीतती है, तो उनका जोर होगा सबसे ज्यादा रोजगार पर और उसके बाद बुनियादी सुविधाओं पर। बिल्कुल, ये दो मुद्दे आपकी प्राथमिकता में, जो हमेशा से रहा है। ठीक है, इंडिया गठबंधन क्या आपके लिए भी कोई मुश्किल नजर आता है आपको? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी उन राज्यों में भी जहां पर आपने अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा? देखिए, हमने जहां जहां अपने उम्मीदवार उतारे हैं, हमने कोशिश करी है कि जिस कम्युनिटी का डोमिनेंस है उस पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए उनका उम्मीदवार या उनकी कम्युनिटी से कोई आके रिप्रेजेंट करे। हमने उन सब लोगों को मौका दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में हम सबसे ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से, डाइवर्स माइनॉरिटी ग्रुप से लोगों को भेजें। आई डोंट थिंक सो कि ये किसी इंडिया या बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा कोई इनिशिएटिव भी है कि नहीं है, बट हमारी तरफ से हमेशा से ये इनिशिएटिव रहा है और हमने कोशिश करी अक्रॉस इंडिया कि हम ऐसे लोगों को भेजें।
अब उसमें किसी का नुकसान होता है या नहीं होता है या किसके लिए फ़ायदा है वो हमें नहीं पता, बट हाँ हम अपने लोगों के लिए ज़रूर फ़ायदा करने की पूरी कोशिश करें। आपने कैंडिडेट्स का जिक्र किया, खासकर उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। जी। अब ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं इस बात को कि बीएसपी ने जो अपने कैंडिडेट उतारे हैं वो क्या सोच समझ कर उतारे हैं। जी। कुछ जगह ऐसा लगता है कि इससे शायद बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कुछ जगह ऐसा लगता है नहीं साहब सबसे ज़्यादा डेंट जो है वो बीएसपी पहुंचा रही है बीजेपी को। रणनीति किस तरीके की रही है कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में? देखिए, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन जो बहन जी ने इस बार ही करे हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के कम्युनिटीज़ से पिक किया है लोगों को जो अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके उनके लिए आगे काम कर सके पार्लियामेंट में जाकर। हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम बीजेपी को डेंट मारेंगे या उसको डेंट मारेंगे। भाई हम तो ये देख रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा कैसे। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उसके सबसे ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट में पहुँचें, तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अगर वो उसने ऐसा खड़ा किया तो हम इसको भेजें और ये उसको हरा दे या इसको डेंट मार दे। डेंट मारने के ऑब्जेक्टिव से किसी कैंडिडेट को नहीं उतारा, जिताने की इंटेंशन और नीयत से उतारा है। ठीक है, लेकिन अलग अलग जाति अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को टिकट देना, आपको लगता है इससे पॉलिटिकली फ़ायदा आपको होगा? बिल्कुल होगा, और पॉलिटिकली से ज़्यादा आई थिंक जिन कम्युनिटीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, हम पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा हमारे जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में अगला सवाल वो ये कि इंडिया गठबंधन में या बीजेपी ज़्यादा बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं? यूपी में मोदी जी से ज़्यादा लड़ाई है या राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री है, जुगलबंदी है, उससे सीधी लड़ाई है? देखिए, हमारी लड़ाई हमारे वोटर्स के हितों के लिए है। अब उसके बीच में चाहे जो भी आए, जिस जिस क्षेत्र में जिस लोकसभा सीट पे जो भी आए, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम कोशिश पूरी करेंगे कि हमारे कैंडिडेट्स अपने मुद्दों को लेके लोगों के बीच में अच्छी तरीके से बात रखें और जीत के आएँ। हमें वी डोंट हैव वन पर्सन हु इज़ आवर ओपोनेंट। हम हमेशा से देखते आए हैं कि कहीं पे कोई मुश्किल पड़ रहा है तो कहीं पे कोई और पार्टी फाइट देती है, बट हम किसी एक को नहीं मानते क्योंकि दोनों से ही हम अलाइन नहीं करते। दोनों ही हमारे लिए इक्वली डेंजरस हैं। समाजवादी पार्टी जिससे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब तक होती रही है, चुनावी लड़ाई होती रही है, क्या आपको लगता है कि 24 में सपा से भी चुनौती कहीं ज़्यादा मिल रही है बसपा को? बिल्कुल नहीं, सपा में तो लोग खुद नाराज़ हैं। जिस कम्युनिटी से वहाँ की लीडरशिप आती है वही कम्युनिटी उनसे परेशान है कि वो उनके फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के किसी को टिकट ही नहीं मिला है। सो वो उनसे क्या लड़ाई करना, वो तो खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड है। तो आप कह रहे हैं अखिलेश यादव सीन में है ही नहीं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी थोड़े से कंफ्यूज लगते हैं। आई थिंक उनको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है, फिर वो थोड़ा फाइट करें आई थिंक क्लैरिटी लेके। किस तरीके से कन्फ्यूज़न आपको नज़र आता है अखिलेश यादव में? देखिए, अगर सीट्स पे बार बार इतना स्विच ओवर करना पड़ रहा है कैंडिडेट्स को, या एक एक सीट पे आप 4-4 लोगों 5-5 लोगों को कमिटमेंट देके बैठे हो, तो आई थिंक वो थोड़ा सा आप ही का दिखाता है कि आप कितना साउंड और क्लियर है आपका। अब तो राहुल गांधी भी उनके साथ हैं, दो भैयाओं की जोड़ी, इस तरीके का नारा वो लगातार दे रहे हैं। आपको लगता है उससे कुछ आपको नुकसान पहुंचाएंगे वो? दोनों की भी एज हो गई है। आई थिंक खामखा इंडिया उन्हें या मीडिया उन्हें यूथ बोल के हमारे यूथ के साथ थोड़ा सा अनजस्टिस करता है, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ तो 15-16 साल की उम्र से 25, 30, 35 तक बोलते हैं। वो दोनों ही 45 प्लस हैं। तो आई थिंक वो फादर या अंकल की एज में है। रही बात वो भैया जी, तो आई थिंक यूपी में एक कॉनोटेशन या लैंग्वेज यूज़ की जाती है, यार किसी को बड़े वो भैया ही बोल देते हैं, पर हम उन्हें अंकल ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस किया था जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपको लगता है कि उस समझौते से, उस गठबंधन से पार्टी को नुकसान पहुंचा, और क्या अगर नुकसान पहुंचा आपको लगता है तो क्या उस डेंट की भरपाई हो चुकी है? देखिए, जब भी बीएसपी ने किसी से अलायंस किया है तो कोशिश करिए कि वो अपने वोटर्स के लिए, अपनी पार्टी के समर्थकों के लिए कुछ एडवांटेजेस या बेनिफिशियल रहे। जिनके साथ जब लास्ट टाइम अलायंस किया था तो सबसे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन ये रहा कि पोस्ट रिज़ल्ट के बाद उनकी तरफ से कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गया। बात ही नहीं करी, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या डिसीजन लेना है। आई थिंक उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ जेलेसी, या आप वो कहेंगे कि डिसग्रंटल्ड थे थोड़े से, कि उनको कम से रिज़ल्ट आया, हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया। होगा कोई ना कोई रीज़न, बट उनकी तरफ से कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद था। टू विच वी रियलाइज़ कि यार ये लोग बात अच्छी करते हैं, बट जब डिलीवरी की बात आए या जॉइंटली अपने लोगों के लिए आगे बढ़ के लड़ने की बात आए तो ये लोग उतने साउंड है नहीं, उतने अच्छे हैं नहीं।
अब एग्जांपल देख लीजिए, 2.5 साल में कितना इन लोगों ने उठ के हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ इन्होंने बात रखी हो, बीच में उठ के कहीं आके बात रखी हो पब्लिक में जाके, या उनके हकों के लिए लड़े हों। पर वो तो कहते हैं कि हमारे साथ तो MY समीकरण जुड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जा रहा हमारे साथ। कोई अगर भ्रम में रहना चाहे तो वो रह सकता है, उसके लिए हम थोड़ी ना कोई उसका भ्रम, आई डोंट वांट टू ब्रेक एनीवन्स बबल। वो चाहे तो वो रह सकते हैं उस बबल में। ठीक है, लेकिन जो BSP है उसको इस बार उत्तर प्रदेश में खासकर जो मुस्लिम वोटर है, जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है यूपी में, क्यों वो वोट देगा? क्या आपको वजह नज़र आती है कि BSP के साथ मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश में जुड़ रहा है? देखिए, हमें लगता है कि मुसलमान बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार कम्युनिटी है, बहुत समझदार कम्युनिटी है। आई थिंक उन्होंने नोटिस किया है कि पिछले 10 से 12 सालों में किस तरीके से BJP एंटी माइनॉरिटीज़ रही हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है। रही बात कांग्रेस और सपा की, तो सपा का भी उन्होंने 2.5 साल में देख लिया कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का काम किया। इनफैक्ट अगर इतना ही रिप्रेजेंटेशन का उनकी तरफ से या इतना ही सपोर्ट है, इतना ही वो कमिटेड है मुस्लिम कम्युनिटी के टुवर्ड्स, तो जब मैनिफेस्टो जारी किया था तो एक भी क्यों मुस्लिम चेहरा उनके उस पर नहीं मिला। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के जो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी से लीडर्स आते हैं, वो सब समझते हैं कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान किस तरीके से कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशली योजनाएं चलाई थी, और किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला था पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी। तो आई थिंक वो इस बारी उस चीज़ को समझेंगे कि पिछले 10 साल में उन्होंने सबको ट्राई कर लिया है। उन्हें पता है कि बेस्ट बेट जो है और विनेबल जो कैंडिडेट हम कम्युनिटी जो मिक्स बना सकते हैं, उन्हें पता है वो BSP के साथ ही है। मुझे ऐसा लगता है कि देश की बहुत ही सीमित ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके साथ उनका कोर वोटर लगातार जुड़ा रहा है, चुनावी नतीजे कुछ भी रहे हों। BSP उन चुनिंदा पार्टीज में से एक है, वो गिनती की पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे देश में। आपको लगता है 24 में भी जो आपका कोर वोटर है उसको आप अपने साथ जोड़कर रखने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए, इस बारी हमारा कोर वोटर के साथ साथ जो अदर कम्युनिटीज़ भी हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रही है, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया, कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में चलती हुई उन्होंने देख ली कि वहाँ पे उन्होंने उनके साथ क्या हाल किया है। जो BJP के हाल हैं वो तो सबके सामने है ही। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी को छोड़ के पता नहीं किसी और के पास ही कोई पावर होगी तो बेचारा कोई काम कर ही नहीं पाता, रिप्रेजेंटेशन और वो तो बहुत दूर की बात है। और प्रधानमंत्री जी के कमेंट्स भी आप लोगों ने अभी रिसेंटली सुने ही कि कितने एंटी माइनॉरिटी ग्रुप्स रहे हैं। आई थिंक वी आर वेरी क्वाइट सॉर्टेड कि इस बारी कोर वोटर के साथ साथ कोर वोटर तो रहेगा ही साथ में, बट अदर कम्युनिटी से भी बहुत लोग बड़ी संख्या में ज्वाइन करेंगे। एक जो आपके आलोचक हैं, आपके विरोधी हैं सियासी, वो कहते हैं कि नहीं साहब देखिए BSP तो बहुत लंबे वक्त से वैक्यूम में चली गई है पार्टी। क्या वाकई ऐसा है, या टीवी पर स्क्रीन पर ना दिखता हो लेकिन 24/7 साल के 365 दिन ग्राउंड पर आप लोग डटे रहे? देखिए, पिछले 2.5 से 3 साल से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट विश्वनाथ पाल जी एक गांव चलो अभियान, बहन जी के डायरेक्शन पे गांव चलो अभियान चला रहे थे, और उसका सक्सेस ऑन ग्राउंड इतना हमें पॉजिटिव मिला है कि एक्चुअली हमारे सारे लीडर्स गांव-गांव जाके सारे लोगों से मिल के उनकी तकलीफ़ें समझ के उनका रेजोल्यूशन दिलाने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। हम कोई हुड़दंग नहीं मचाते, हम कोई सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बट हम साइलेंटली लोगों की मदद करते आए हैं। तो हमें लग रहा है कि इस बारी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोर देन दैट कि हम मार्केट से बाहर नहीं हुए, हम पॉलिटिकल सिनेरियो से, सीन से कभी बाहर ही नहीं हुए। हम बस अपने आप को थोड़ा सा कैमरा से दूर रखते हैं, हम दिखावे में कम विश्वास रखते हैं, करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लेकिन मैंने आपको लगातार मैं फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पर, मैंने देखा कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में भी आप पिछले कई सालों से लगातार सक्रिय हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण के राज्यों में भी आपने लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की है, वहाँ रैलियाँ की हैं। किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ट्रूथ बी टोल्ड, जो आउट ऑफ यूपी रेस्ट ऑफ कंट्री है BSP, वहाँ पे उनका कोर वोटर इंटैक्ट है। वहाँ पे कोर वोट बेस जो डेडिकेटेड है बहन जी और बहुजन समाज पार्टी से, वो आज भी इंटैक्ट है। थोड़ा सा स्ट्रगल है क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है और इतने सारे लीडर्स को हमें जगह देनी है। आई थिंक हमारे लिए ये यंग पॉलिटिशियंस या यंग लीडर्स के लिए बहुत बड़ा
जिसे कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी ग्राउंड बन सकता है, जहाँ पे लोगों को मौका मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का। यूपी के साथ साथ रेस्ट द कंट्री में हमारे को बहुत अच्छा लगता है जब हम यंग लीडर्स या यंग बच्चों से मिलते हैं, राजस्थान में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, वेयर दे आर वेरी वोकल अबाउट, वो बहुत वोकल हैं अपनी राइट्स को लेके, बहुजन समाज या बहुजन की नीतियों को लेके। आई थिंक बीएसपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, और आने वाले आप 7 से 10 सालों में देखेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यंग लीडर्स हु आर बिलो द एज ऑफ 35 वो बीएसपी में आपको मिलेंगे, नॉट जस्ट इन यूपी, बल्कि यूपी नहीं, खाली पूरे देश में सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ वोटर के तौर पर या संगठन में भी? संगठन में हमारा जो अम्ब्रेला है बीएसपी का, उसके अंडर आपको बहुत सारे यंग लीडर्स प्रॉप अप होते हुए देखेंगे, बहुत सारे यंग लीडर्स। एक सवाल और, वो ये कि आपके जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, बीएसपी चुनाव अलग लड़ रही है, लेकिन 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद ये हो सकता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बीएसपी बीजेपी के साथ मिल जाएगी। देखिए, आपने मान्यवर साहब के समय से देखा है, और वो भी बहुत क्लियरली बोलते थे कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम राजनीतिक सत्ता हासिल करें। अब वो हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी विपक्षी पार्टियां भी इस्तेमाल करती हैं, तो हम भी करेंगे। हम क्यों पीछे रहें? हम अपने लोगों के हित के लिए जैसे तैसे वहाँ तक पहुँचे, हम पहुँचेंगे। तो अगर हमें किसी का इस्तेमाल करना पड़े पोस्ट पोलिंग रिजल्ट्स आने के बाद, तो हम बिल्कुल पूरा इस्तेमाल करेंगे। अब वो इस्तेमाल के वो ज़रिया चाहे बीजेपी, कांग्रेस या फलाना कोई और भी पार्टी आती है, तो हम बिल्कुल सत्ता में आने के लिए करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि साहब ये क्या सब कुछ फिर सत्ता के लिए ही हो रहा है? तो क्या ये सब कुछ सिर्फ सत्ता के लिए, या वो जो अपना वोटर है उसके हक की आवाज़ को कैसे दिल्ली से बेहतर पॉलिसी के तरीके से पहुंचाई जाए, इसके लिए? सत्ता में आने का मतलब ही अपने लोगों के लिए काम करना है। अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो अपने लोगों की मदद कैसे करेंगे? तो यस, पहला ऑब्जेक्टिव है कि सत्ता में आइए, सत्ता में आके उस कंडीशंस पे आप अपनी कंडीशन पे अलायंस करते हैं, ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करके अलायंस करते हैं। मान्यवर साहब ने भी अपनी कंडीशंस रख के ही अलायंस किया था, बहन जी भी अपनी कंडीशंस रख के ही अलायंस करती हैं, और आगे भी अपनी कंडीशंस रख के ही अलायंस करेंगी, ताकि अपने लोगों की मदद कर सकें। आप कह रहे हैं मतलब एक तरीके का मिनिमम कॉमन प्लान होगा, जिसमें रोजगार प्रायोरिटी होगी आपके लिए, बुनियादी सुविधाएं होंगी। ऑफ कोर्स, लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स वेलफेयर। ठीक है, इस युवा आबादी वाले देश में एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स में, और जो अगले चुनाव तक पहले वोटर बन जाएंगे, पहली बार वोट डालेंगे, उनमें उनके लिए कुछ सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा। हॉबीज़ क्या है आकाश आनंद की? हॉबीज़ आई थिंक अभी रिसेंटली पिछले 3-1 साल से तो काफ़ी कम रह गई हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ज़्यादा रहना होता है। पर टाइम टू टाइम आर्ट, पेंटिंग का शौक़ था। अच्छा। बास्केटबॉल का शौक़ था, स्विमिंग का शौक़ था, तो वो सब करते थे। तो ये अचानक से हॉबीज़ कम होने के पीछे की कोई खास वजह? शादी तो उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर नहीं है? नहीं। आई थिंक पिछले 4-1 साल से पॉलिटिकली काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं, तो टाइम थोड़ा कम मिलता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आई वुड इनकरेज द यंग वोटर्स टू बी अ लिटिल बिट मोर सीरियस। हॉबीज़ जितना इम्पॉर्टेंट है, करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट एजुकेशन भी है। बिल्कुल। तो पढ़ाई लिखाई से वेवर ऑफ ना हो, उस चीज़ को कंटिन्यू रखें। परिवार के साथ घूमने जा पाते हैं? कभी ऐसा मौका मिल पाता है कि परिवार के साथ आप घूमने जाएं, और जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? मॉल्स वगैरह, लोकल मार्केट, कहाँ आपकी पसंदीदा जगह? देखिए, पिछले कुछ समय से तो ये सब बंद हो गया है, बाहर निकलना या ऐसे मॉल वॉल में जाना। बट अगर टाइम मिलता है तो फैमिली के साथ बैठ के रिलैक्स करके, आई थिंक जैसे सब लोग बैठते हैं चाय पे, आराम से बैठ के बातचीत करना, लोगों के घर में क्या चल रहा है, आपस में सबकी रिस्पेक्टिव लाइफ में ब्रदर अपना काम कैसे कर रहे हैं, मदर फादर कैसे हैं, वो ज़्यादा चलता है। आई थिंक वही बहुत रिलैक्सिंग है। अगर आपके माँ बाप सुखी हैं, खुश हैं, तो वही मेंटल पीस होता है। मूवीज़ वगैरह देखते हैं, सीरीज़ वगैरह देखते हैं, और देखते हैं तो OTT या मल्टीप्लेक्स? सो OTT आई थिंक इज़ द बेस्ट वे। अभी आई थिंक वही सबसे आसान है, चलते फिरते कभी 5-10 मिनट मिल गए, 15-20 मिनट मिल गए, तो टू कैच अ ब्रेक देख लेते हैं टीवी। अब पसंदीदा फिल्म या टेलीविज़न? आई थिंक कॉमेडी इज़ बेस्ट, क्योंकि भारत में अगर आप पॉलिटिकली देखें तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है कि कितनी मुश्किल है, कितने लोग तकलीफ़ में हैं। तो जस्ट
टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, कॉमेडी का भी इधर उधर देख लेते हैं। कोई फिल्म जो लास्ट आपने देखी हो? फिल्म तो बहुत टाइम हो गया कोई अच्छी फिल्म देखे हुए। कोई कॉमेडी फिल्म जो बहुत पसंद हो? कॉमेडी फिल्म नहीं, बट टीवी सीरीज़ बहुत देखी हैं। अच्छा। आई थिंक स्कूल डेज से काफ़ी टीवी सीरीज़ देखते आए हैं, तो बिग बैंग थ्योरी हो गया, फ्रेंड्स हो गया, और आई थिंक यही सब टाइप के शोज़ हैं जो बहुत पसंद आते हैं। और ये जो आज की जो युवा पीढ़ी जिन शोज़ को ज़्यादा पसंद करती है, जिन मूवीज़ को ज़्यादा पसंद करती है, एवेंजर्स फॉर एग्जांपल, हाँ। क्या वो भी देख पाते हैं कभी? बिल्कुल, एवेंजर्स आई थिंक तब मैं स्कूल और कॉलेज में था तो काफ़ी फॉलो करी है। अच्छा। एवेंजर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, आयरन मैन की सीरीज़ पहली मूवी से लेके एवेंजर्स एंड गेम पार्ट 2 तक। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगा देख के। क्या अच्छा लगा आपको उसमें, मतलब क्या इंस्पायरिंग चीज़ आपको लगी? इंस्पायरिंग सी फेवरेट कैरेक्टर वाज आयरन मैन। अच्छा। जो बेस्ट मेरे को लगा स्टार्टिंग टू एंड। कैरेक्टर की भी अपनी एक जर्नी ऐसी है कि हर एक बच्चा उससे इंस्पायर होता है कि पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, काफ़ी वेल ऑफ, कैसे वो एक अपनी लाइफस्टाइल से निकल के एक ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए अपनी पूरी लाइफ कुर्बान कर देता है। तो एक गलत के ऊपर एक जीत का, डार्कनेस इन लाइट, मतलब डार्कनेस के बीच में एक दिए की तरह जगता हुआ कैरेक्टर है। तो आई थिंक वो बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को देख के। गाने सुन पाते हैं? हाँ बिल्कुल, गाने तो किस तरीके के गाने ज़्यादा पसंद? अगर आप हिंदी मानेंगे तो रोमांटिक गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और अगर इंग्लिश तो हिप हॉप और रैप बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। तो हिंदी गाना कोई जो इस वक्त आपने सुना हो हाल फिलहाल में और आपको बहुत पसंद हो, या कोई सिंगर जो आप जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हो? हिंदी में अरिजीत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं। के सैडली वो गुजर गए, बट उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल आई थिंक बादशाह के भी गाने, हिप हॉप रैप, जो उनके इनिशियल डेज के गाने थे जी, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो पहले जब लिरिक्स गाते थे ना, उनके लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल, इंस्पायरिंग से थे, तो तब वो बहुत अच्छे लगते थे। अभी जब आप चुनावी रैलियों में जा रहे होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे होते हैं, तब भी क्या कार में OTT गाना, क्या प्रेफरेंस क्या रहती है आपकी? जब रैली में जा रहे होते हैं रास्ते में, तो टिपिकली अपने लोगों से बात करते हुए जाते हैं। अच्छा। हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हमारे ज़िला के अध्यक्ष हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठते हुए बात करते हुए जाते हैं कि एक्चुअली काम कैसा चल रहा है। उस वक्त रिलैक्स करने का टाइम नहीं हो पाता। खाने में क्या पसंद है, और खाना घर का या बाहर का? खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है दाल रोटी। वो बचपन से दाल रोटी ही खाई है, और दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल रोटी सब्जी, आई थिंक घर का नॉर्मल खाना ही बेस्ट होता है, क्योंकि बाहर का जितना खाएंगे उतना ही पेट तकलीफ दे देता है। सोशल मीडिया का दौर है ये तो जी। सोशल मीडिया पर खुद पर्सनली एक्टिव रह पाते हैं आप? पर्सनली हाँ, कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा कैचअप कर सकें, अपडेट रहें, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल बन गया है आसपास की सराउंडिंग में या दुनिया में क्या चल रहा है, क्या तकलीफ़ है। इनफैक्ट सोशल मीडिया के बाद ये जो कंसर्न रेस करने का एक मैटर है, वो बहुत आसान हो गया है। किसी को भी कोई तकलीफ़ होती है, तुरंत फ़ोटो खींचा, मैसेज डाला और पोस्ट कर दिया, और अगर मतलब सही चैनल से आया तो वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। तो आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत अच्छा टूल है। तो आपका पसंदीदा ऐप कौन सा है जिस पर ज़्यादा वक्त बिताते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर, जो अब एक्स हो गया है? किसी भी पर्टिकुलर ऐप पे ज़्यादा समय नहीं बिताते, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए कभी ट्विटर पे फॉलो कर लिया, कभी ट्विटर कैचअप कर लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, बस दैट्स इट, नॉट मच। ट्विटर पर इंडियन पॉलिटिशियंस को फॉलो करते हैं? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिशियंस इसलिए फॉलो करते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, आप आज की डेट में क्या चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सब लोगों ने ही ट्विटर को एक प्लेटफॉर्म बना लिया है जहाँ पे वो अपने थॉट्स रख पाते हैं। नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस बट अ लॉट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, लॉट ऑफ एक्टिविस्ट, लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, सबको, मतलब। मोदी जी को फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, सबको करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं। अखिलेश यादव को करना चाहेंगे फॉलो? देखिए अखिलेश जी थोड़ा सा पहले क्लैरिटी लाएं अपने थॉट में, उसके बाद उनको फॉलो करेंगे। ठीक है। 2027 के लिए आप खुद को कितना तैयार पा रहे हैं? देखिए 2027 के लिए फाउंडेशन हमने सेट करना शुरू कर दी है, और वी फील दैट 2027 में जो रिज़ल्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा। क्यों ऐसा लगता है आपको? बिकॉज जो हमने इस वक्त जोश देखा है, स्पेशली द यंग वोटर्स, more than the ones who are voting, but also the ones who have not come into that voting age,
जो अभी 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं, दे आर गोइंग टू सी हाउ इम्पैक्टफुल दिस नॉन एम्प्लॉयबिलिटी इज़ गोइंग टू बी। उनको कॉलेजेस में जब अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी ना, जब वो एडमिशन नहीं ले पाएंगे, वो समझेंगे कि एक एजुकेशन और एक सही एडमिनिस्ट्रेटर का होना कितना ज़रूरी है। और जो हमारे अभी करंट वोटर्स हैं वो तो सफ़र कर ही रहे हैं, तो उनको भी समझ आएगा कि करंट रिजीम में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लीडर्स हैं, वो एक्चुअली कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके भविष्य को बेटर करने के लिए, वो भी देखेंगे। तो 2027 हमारे लिए बहुत क्रिटिकल रहेगा और हमें पूरा भरोसा है कि यंग वोटर्स का टर्नआउट उस वक्त ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज आई पर्सनली मेक श्योर कि बच्चे तक पहुँचूँ और उसे बताऊँ कि बच्चा तुम्हारा आगे वाला फ्यूचर जो है, अगर गलत जगह वोट गया तो कितना मुश्किल हो सकता है। मतलब कोई आपको इस वक्त सुन रहा है और वो एक्स पर या आपके बाकी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन हैंडल्स पर आपको टैग करके आपसे जुड़ना चाहे तो उसको जवाब मिलेगा? कोशिश करेंगे सबको जवाब दे सकें। उसके लिए पार्टी में जगह है? पार्टी में हर एक यंग बच्चे के लिए जगह है, हर एक यंग बच्चे के लिए जगह है। देखिए हमारे यहाँ पे बूथ स्तर पे भी 7 लोगों की ज़रूरत होती है। हर एक बूथ पे हम 7-7 लोगों को बिठाते हैं। वहाँ से लेके नेशनल कोऑर्डिनेटर तक का पोजीशंस सबके लिए अवेलेबल है। आई एम अगेन स्टेटिंग दिस वेरी रिस्पॉन्सिबली कि नेशनल लेवल तक आपके लिए बहुत सारी जगह हैं। 2024 के इस चुनाव में आखिरी सवाल आपसे, क्या चुनौती आपको नजर आती है? मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जो वोट प्रतिशत के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, शायद उसके लिए चुनौती ये हो कि उस वोटिंग टर्नआउट को वो सीटों में कन्वर्ट कर पाए। जी, इसके अलावा कुछ और चुनौती जो आपको दिखती हो? देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो ट्रेडिशनली जो वोट बेस रहा है वो थोड़ा सा एजिड रहा है, और हमारा अभी कोशिश ये रहेगी कि हम यंगर वोटर्स को ज़्यादा इंगेज करें, उनको जो करंट सिनेरियो है, करंट अफेयर्स हैं, उसके बारे में अप्राइज़ करें और कोशिश करें स्लोली एंड स्टेडली कन्वर्ट देम इनटू ऑफ कोर्स उनका जो वोट शेयर है इनटू एक्शनेबल सीट्स एंड देन वॉइस टू द पार्लियामेंट। सो वी सी दैट एज अ कंसर्न, येस, बट आई थिंक वो आने वाले समय में इम्प्रूव होगा। आखिरी सवाल, माफ़ कीजिएगा, एक सवाल मैं और बढ़ा रहा हूँ। आपने मिस्ड कॉल कैंपेन लॉन्च किया था, उसका रिस्पांस कैसा मिला आपको? देखिए हमें उसमें ऑलमोस्ट 50 लाख से ज़्यादा नंबर कॉल्स आई, और हम उस पर अभी हमने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया है। इतना सारा डेटा आया है हमारे पास, इतने सारे लोगों के नंबर्स आए हैं, हम उसे अभी बस सॉर्ट और ग्रेड कर रहे हैं कि किसको कहाँ पे कैसे फिट करें, और फिर आगे उस पर इनिशिएटिव चलाएंगे। वो हमारे लिए की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बन जाएगा, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों से इनपुट लेने का। एक्चुअली क्या है कि ये किसी से डायरेक्टली अगर हम कम्युनिकेट कर पाएँ तो दैट्स द बेस्ट फीडबैक मैकेनिज़्म हमारे लिए। तो अगर किसी ज़िले में, किसी विधानसभा में या किसी बूथ पे या सेक्टर में कहीं तकलीफ़ आ रही है और हमारा समर्थक उधर है, ही कैन सिंपली पिक अप दैट फ़ोन, कॉल ऑन दैट नंबर एंड एक्चुअली रजिस्टर अ कंप्लेंट कि आकाश यहाँ पे ये तकलीफ़ आ रहा है, या बहुजन समाज पार्टी में कॉल सेंटर में ये तकलीफ़ आ रही है, प्लीज़ इसको एड्रेस करें। हमारे लिए सबसे बड़ा फीडबैक वो रहेगा, और जल्दी हम उन सभी नंबर्स को हमारी ऐप, जो हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उसमें रजिस्टर करेंगे, और पीपल कैन अप्लाई टू बी बूथ वर्कर्स एंड सो एंड सो फोर्थ। चूँकि आप ये सब कुछ युवाओं के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि युवाओं में एक कम्युनिटी ऐसी हो जिसको लगता हो कि साहब पॉलिटिक्स में कुछ है नहीं, हम क्यों जुड़ें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उनको क्या मैसेज दें? देखिए इट्स करेक्ट कि अगर किसी को ऐसा फील हो कि पॉलिटिक्स में उसके लिए जगह नहीं है, हर कोई हर चीज़ के लिए नहीं बनता है। आई रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट दैट कि जितना जल्दी वो रियलाइज़ हो जाए कि आपका करियर पाथ क्या है, आप उतने ही सुखी रहेंगे। कुछ लोगों को डांसिंग बहुत पसंद है तो दे मे बी अ ग्रेट डांसर। आवर जॉब एज पॉलिटिशियंस, आवर जॉब्स एज लीडर्स ऑफ द फ्यूचर इज़ मेकिंग श्योर कि इंडिया में जो भी लड़का या जो भी लड़की जो प्रोफेशन में बढ़ना चाहे, उस प्रोफेशन में उसको एम्प्लॉयबिलिटी और अर्निंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और इन्वायरमेंट ऐसा मिले कि वो लोग एक लिवेबल अर्निंग्स क्रिएट कर सके अपने लिए, रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड क्रिएट कर सके। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इफ़ पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर यू, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप वो करो, और जो लोग आपको लगता है कि आपको अपने प्रोफेशन में सपोर्ट कर सकें, जो लीडर्स पॉलिटिकली आपको उस प्रोफेशन में सपोर्ट कर सके, उन्हें ज़रूर वोट डालें। आप इंटरेस्ट ना लें, बट अपने कान खुले रखें कि कौन क्या बोल रहा है, बहुत ज़रूरी है। वोट की ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाबा साहब ने वही सबसे ज़्यादा संघर्ष किया। आप जानकर, आपको आई डोंट नो आपको पता है या हमारे यंग वोटर्स को पता है कि नहीं, बट जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट किया था तो सबसे बड़ी एप्रीहेंशन कांग्रेस पार्टी से ये आई थी
कि हम लेडीज़ को वोट करने नहीं देंगे। बिल्कुल। लेडीज़ शुड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो हमारी जितने भी यंग वोटर्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, यंग प्रोफेशनल्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब फॉट फॉर दैट राइट फॉर यू टू वोट। सो स्पेशली जो यंग वोटर्स में जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप लोग निकल के वोट डालें और जो पार्टी बाबा साहब को अपना आइडल मानती है, उनकी नीतियों पे चलती है, उनको वोट डालकर एक बार उनको मौका दे के देखें और उन्हीं नीतियों पे हम चल के आगे काम करेंगे। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बेबाकी से बात करने के लिए, खासकर जो आपने अखिलेश यादव को अंकल बुलाया है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस पर चर्चा ज़्यादा होगी। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को अलग अलग मुद्दों पर, सिर्फ 24 की सियासत पर नहीं बल्कि 27 के मिशन पर भी। धन्यवाद।